First of all, what is solution? What is solution? Students, question is what is solution? आपके भी दिमाग में बार बार ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर हम लोग सॉल्यूशन किसको कहेंगे, राइट? हम सब जानते हैं जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड को एक होमोजीनियस मिक्सचर के फॉर्म में हम अगर मिलाते हैं तो उसको हम लोग सॉल्यूशंस कहते हैं. When two or more than two substances are mixed and form a uniform or homogeneous mixture, such a mixture is called solution. अब आ जाइए, आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर ये जो सॉल्यूशन आप बता रहे हैं और इनका जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस फॉर्म में ही होगा. डेफिनेटली होमोजीनियस फॉर्म में ही होगा, राइट? आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर सॉल्यूशन में तो दो चीज़ होंगे ही होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. यस डियर स्टूडेंट्स, your question is 100% right. The proportion of a component or components which is less in a solution called solute, and whose compositions or component is more is called solvent. There can be one solvent and one or more than one solute components in a solution. The solution having one solute and one solvent component is called binary solution. आपको पता है कि अगर सिर्फ एक ही सॉल्यूट होगा और एक ही सॉल्वेंट होंगे तो सिर्फ दो ही तरह की मतलब दो ही तरह का मिक्सचर है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट का, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशंस कहेंगे. A homogeneous mixture with the diameter of the molecular particle is 10 to the power minus 9 meter. In a homogeneous mixture, the different components can be separated by the physical methods like filtration, sedimentation, boiling and centrifugation. देखो, दिमाग में क्वेश्चंस आना बहुत ज़रूरी है. जब भी हम कोई चैप्टर की शुरुआत करते तो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आना चाहिए. सर इस सॉल्यूशन के अंदर में जो सॉल्यूट है, सॉल्यूशंस है, अब आप बता सकते हैं कि होमोजीनियस अगर मिक्सचर होगा तो उसके अंदर में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके एटॉमिक साइज क्या होंगे. तो बच्चों दैट इज 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर. 10 टू द पावर माइनस 10 को एंगस्ट्रम कहते हैं हम लोग. यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर उस सॉल्यूशन के अंदर में जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साइज, उनके पार्टिकल्स का साइज 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर होना चाहिए. और अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने बहुत सारा प्रोसेस सीखा है जिस मेथड से हम लोग अलग अलग विधि द्वारा सॉल्यूशंस को सेपरेट कर सकते हैं. जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, सेडिमेंटेशन, बॉइलिंग हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशंस हो गई. तो ये सारे मेथड से हम लोग सॉल्यूशंस को अलग कर सकते हैं. अब आ जाइए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. कितने टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर वैसे तो जनरली अगर हम सॉल्यूशन को डिवाइड करें तो हमारे पास तीन तरह के फिजिकल स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. अब इस सॉलिड, लिक्विड और गैस से हम लोगों को पता है कि यहाँ पर सॉलिड भी सॉल्वेंट हो सकता है, लिक्विड भी सॉल्वेंट हो सकता है और गैस भी सॉल्वेंट हो सकता है. उसी तरीके से सॉल्यूट भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है. तो बच्चों यहाँ पर ऑलरेडी आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि अगर हमारा सॉल्यूशन का टाइप सॉलिड है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा सॉल्वेंट सॉलिड है. अगर हमारा सॉल्यूशन का टाइप लिक्विड है इसका मतलब हो गया हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है. और अगर हमारा सॉल्यूशन का टाइप गैसियस है तो इसका मतलब हो गया हमारा सॉल्वेंट गैसियस है. तो सॉल्वेंट के अंदर में हम लोग सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे. जैसे अगर मान लीजिए सॉलिड सॉल्यूशंस हम लोगों को मिल रहा है तो उसमें तीन तरह के सॉल्यूट्स हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो अगर सॉलिड को सॉलिड में मिलाइएगा, एलॉय फॉर्म्ड फ्रॉम कॉपर एंड जिंक कॉल्ड ब्रास. बहुत सारे ऐसे एलॉयज है, आपको पता होगा. और जैसे गोल्ड में अगर हम कॉपर को मिला दें तो वो भी एक सॉलिड सॉल्यूशंस हो गए. जिंक अमलगम, Zn और Hg, इस दोनों को मिला दीजिए तो लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर में, सॉलिड सॉल्वेंट के अंदर में आप लिक्विड को मिला रहे हैं. अगर सॉलिड के अंदर गैस मिलाइएगा तो जैसे पैलेडियम के अंदर में आप हाइड्रोजन को मिला दिए. तो ये सारे हमारे सॉलिड सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल है. उसी तरह से लिक्विड सॉल्यूशंस का, अगर लिक्विड में हम सॉलिड मिलाते हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर. लिक्विड में लिक्विड मिलाइएगा, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथेनॉल. लिक्विड में गैस मिलाइएगा, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. Similarly, if we talk about the gaseous solution, if we mix solid in gas, homogeneous mixture of camphor in nitrogen gas. If we mix liquid in gas, air containing moistures. If we mix gas in gas, mixture of oxygen and hydrogen gases. So these are the examples by which the type of solutions can be determined, that which type of solution is there, and with the help of that solution we can say that उसके अंदर में solvent कौन सा present है. अब आ जाइए, जब आप किसी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को जब आप मिक्स करते हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा
कि सर सॉल्यूट के पार्टिकल्स के जो एटम्स है क्या वो सॉल्यूशन सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के एटम्स के साथ इंटरेक्ट होता है या नहीं होता है, अगर होगा तभी सॉल्यूशन फॉर्म होगा। ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा डेफिनेटली। अब आ जाइए वाटर और इथेनॉल मॉलिक्यूल्स, इन दोनों को ले लीजिए। आप जानते हैं कि दोनों के दोनों लिक्विड है बराबर, लेकिन अगर आप इस दोनों को मिलाइएगा वाटर और इथेनॉल, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। लेकिन अगर सेम वाटर और बेंजीन को आप मिलाइएगा तो लगभग ना के बराबर मिक्सचर, मतलब बेंजीन और वाटर को आप लगभग आप उसको सॉल्यूशन नहीं बना सकते, अलग अलग हो जाएगा। द सॉल्यूशन कैन बी फॉर्म्ड इफ द सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स। First characteristics, if the number of OH group in organic compound is more in a solute, it is more soluble in water. More the number of OH group, more is the solubility. As for example, glycerol is more soluble in water than ethanol. दो को कंपेयर कीजिए, वैसे तो इथेनॉल भी है और ग्लिसरॉल भी है, तो ग्लिसरॉल के पास ज़्यादा OH ग्रुप है इसलिए वो ज़्यादा सॉल्युबल है, और इथेनॉल के पास एक ही है तो वो उसके कंपैरिजन में कम है। मोस्ट ऑफ द पोलर सॉल्यूट्स डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड मोस्ट ऑफ द नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट की बात कीजिए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl को वाटर में डाल दीजिए तो वो वाटर भी पोलर है, HCl भी पोलर है। नॉन पोलर नेप्थलीन और बेंजीन। एंड मोस्ट ऑफ द आयनिक सॉल्यूट्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर आयनिक इवन इन सॉलिड स्टेट ऑल्सो। जैसे सोडियम क्लोराइड, उसको भी वाटर में दीजिएगा तो वो डिजॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो सॉल्यूट के अंदर में होना चाहिए अगर वो सॉल्युबल हो रहा है तो। दूसरी बात, if the water is solvent in the solution is known as aqueous solution। ये याद रख लेना आप लोग कि अगर हम सॉल्यूशन के अंदर में सॉल्वेंट के रूप में पानी को ले रहे हैं तो उस सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। इफ वाटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट देन सॉल्यूशन इज नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इन अ नॉन एक्वस सॉल्यूशन जनरली बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा आर यूज्ड एज अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। अब आ जाइए यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, किस फॉर्म में हम लोग इनके जो यूनिट्स है उसको मेजर करेंगे। द क्वांटिटेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्यूशंस एंड द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वेट ऑफ अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब आपके दिमाग में हर बार ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर कंसंट्रेशन 11th स्टैंडर्ड से आपके दिमाग में चल रहा कि अगर हम किसी भी सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन के अंदर में जो सॉल्वेंट है उसमें जो हम सॉल्यूट के पार्टिकल्स उनका जो क्वांटिटेटिव प्रोपोर्शन, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होगा बच्चों, क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो प्रोपोर्शंस होगा, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट, उसको हम लोग उसका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन करेंगे। देयर आर डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस लाइक नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, molality, mole fraction, weight fraction. These are the some units of concentration which we have studied in class 11 chapter number 1। तो ये सारे के सारे क्या है बच्चों, concentrations है। अगर हम फॉर्मेलिटी की बात करें, व्हाट इज फॉर्मेलिटी, तो फॉर्मेलिटी किसका होगा बच्चों, फॉर्मूला मास का। फॉर्मूला मास किसका होता है, आयनिक कंपाउंड्स का होता है, या 3D से जो कंपाउंड रिप्रेजेंट होते हैं। Ionic compounds are in ionic form even in the solid state and not in a molecular form. Hence, the formula mass is taken instead of molecular mass and so the concentration is known as formality. The sum of the atomic masses of the atom in the proportion formula of the compound is called the formula mass. As for example, compounds like potash alum, the molecular formula of potash alum, that is K2SO4 into Al2SO4 whole thrice into 24H2. Hence the molecular mass will be 948 gram per mole and the proportion formula of alum is KAlSO4 whole thrice into 12H2 and so the value of its formula proportion mass is 474 gram formula mass. Hence at normal temperature, if 1 gram of formula mass of the substance is dissolved in 1 liter of solution is called 1 formal solution. And this type of concentration is called formality and it is indicated by the capital F. Formality is equal to 1000 into mass of solute by formula mass of solute into volume of solution in milliliter. So that's why if we convert into the liter, the 1000 has gone up.
So here there is an example. When 474 gram of potash alum is dissolved in water and the solution is made to 1 liter, its concentration is called 1 formol. So formality unit is more used in pharmacy department and medicinal department and the medicinal science disciplines. So here you have to understand that 474 gram of पोटाशियम. अब यहाँ पर बोलोगे कि सर ये क्या है? द फॉर्मूला ऑफ एलम और पोटाशियम में अंतर है बच्चों. एलम का सीधा हो जाएगा KAlSO4 होल ट्वाइस इंटू 12H2 और पोटाश एलम का K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2. तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ एलम की बात कर रहे हैं. तो एलम का मोलिकुलर मास 474 ग्राम आया है, जो मोलिकुलर मास ना होकर के फॉर्मूला मास कहलाता है. तो यहाँ पर 474 ग्राम ऑफ एलम को अगर हम 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू निकलेगा वो जो है हमारा फॉर्मल में निकलेगा. और इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट हम लोग खासकर मेडिसिनल डिपार्टमेंट में करते हैं. तो यहाँ पर जो फॉर्मेलिटी की वैल्यू है वो आपका 1 आ जाएगा. दैट्स कॉल्ड 1 फॉर्मल. अब आ जाइए इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें. कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी of solution in which 948 gram of potassium is dissolved in 5 liter of solution. तो बच्चों आपको यहाँ पर ऑलरेडी 5 लीटर दे दिया है, बराबर. आपको बस खाली फॉर्मूला पे दे देना है. 948 ग्राम पोटाशियम एलम भी दे दिया है और आपको उसका अभी जस्ट आपने उसका मोलिकुलर मास भी निकाला था, फॉर्मूला मास निकाला था. तो बच्चों 1000 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट बाय फॉर्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर. यहाँ पे 1000 लीटर के लिए ऊपर चला गया, 5 लीटर को कन्वर्ट कर दिए तो 5000 ml हो जाएगा. मास ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में दिया हुआ है 948 ग्राम और पोटाशियम का फॉर्मूला मास आपने निकाला 474. तो बस वैल्यू पुट अप कर दीजिए 0.4 फॉर फॉर्मेलिटी. द फॉर्मेलिटी ऑफ दिस पोटाशियम इन द सॉल्यूशन विल बी 0.4 और फॉर्मेलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज. The volume of solute dissolved in 100 ml of solution is expressed as volume percentage. Percentage V by V. Such a solution is called percent proportion with the reference of the volume of the solute. Mathematically, it can be written as percentage V by V is equal to 100 into volume of solute upon volume of solute plus volume of solvent. So you can say 100 into volume of solute upon volume of solution, that is in milliliter. For example, 10% V by V solution of ethanol in water means 10 ml ethanol is dissolved in 90 ml of water and it makes 100 ml of solution. The solution in which the solute and solvent both are in the liquid form gives liquid solution and the concentration of such solution is indicated by this. So here let us do one example. यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल बना लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए. Calculate the percentage V by V of a solution in which 200 ml ethanol is dissolved in 2 liter aqueous ethanol solution. 2 liter aqueous ethanol solution means 2000 ml aqueous solution. And percentage V by V का मतलब क्या हुआ? 100 into volume of ethanol upon volume of solution. तो 100 into क्वेश्चन में दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल 200 ml है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर है तो 2000. तो 100 into 200 upon 2000. 200 से 2000 को कैंसिल कीजिए तो आपका आ जाएगा 10 और 10 को 100 से तो 10% टोटल राइट आंसर आएगा आपका. द कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस इथेनॉल सॉल्यूशन इज 10% V by V. हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ केरोसिन इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 5 लीटर ऑफ 15% V by V केरोसिन इन पेट्रोल सॉल्यूशन. तो बच्चों यहाँ पे बस आपको दिमाग खाली लगाना है, बाकी किसी भी चीज़ का आपको मोलिकुलर मास नहीं निकालना है यहाँ पे, ना तो केरोसिन का और ना ही पेट्रोल. 5 लीटर सॉल्यूशन का मतलब 5000 ml हो गया. परसेंटेज बाय V का फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोगों ने लर्न किया 100 इंटू वॉल्यूम ऑफ केरोसिन अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और हमारा दिया हुआ है फॉर्मूला में 15% V by V. तो 15 इज इक्वल टू 100 इंटू वॉल्यूम ऑफ केरोसिन अपॉन 5000 ml. तो वॉल्यूम ऑफ केरोसिन कितना हो जाएगा बच्चों? 15 इंटू 5000 बाई 100 दैट इज 750 ml. तो 750 ml kerosene will be required to prepare 15% V by V 5 liter solution. तो ये था बच्चों वॉल्यूम बाय वॉल्यूम.
दूसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दैट्स कॉल्ड W by V. The mass of a solute dissolved in 100 ml solution is called mass by volume percentage, and such a solution is called percentage weight proportion with reference to the mass of solute. Mathematically it is written as percentage by V is equal to 100 into mass of solute by volume of solution in milliliter. जैसे अगर हम बात करें 5% W by V aqueous solution of sugar means 5 ग्राम शुगर को 95 ग्राम वाटर में डिजोल्व करके 100 ml सॉल्यूशन बनाया गया है, और इसका जो कंसंट्रेशन है ये भी हम लोग फार्मेसी या मेडिसिनल फील्ड्स में यूज करते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर एक क्वेश्चन का जवाब, जब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन की सॉल्यूशंस तो हम लोग को पता चलेगा। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ शुगर विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 5% W by V 2 लीटर एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको वेट ऑफ शुगर निकालना है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं परसेंटेज W by V इज इक्वल टू 100 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 इंटू वेट ऑफ शुगर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 5। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर है तो 2000 ml कर दीजिए। W by V की वैल्यू 5 है। वेट ऑफ शुगर अब निकालना, वेट ऑफ शुगर इज इक्वल टू 5 इंटू 2000 by 100, दैट इज 100 ग्राम। 100 ग्राम ऑफ शुगर विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 5% W by V 2 लीटर सॉल्यूशन। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि ये भी आप बना लो, तो मास परसेंटेज का जो क्वेश्चंस है वो आप इजीली सॉल्व कर लो। कैलकुलेट द परसेंटेज W by V containing 200 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 5 लीटर सॉल्यूशन का मतलब 5000 ml। परसेंटेज W by V is equal to 100 into weight of solute by volume of solution, 100 into 200 upon 5000, that is equal to 4%. So the concentration of urea solution will be 4% W by V. अब आ जाइए पार्ट्स पर मिलियन ppm. Amount of solute in solution is very much less, and so the concentration is expressed as parts per million. As for example, pollutant in pollution of air, the amount of oxygen gas dissolved in seawater in pollution of water etc. are expressed by the units called parts per million, and it can be expressed by 3 different ways as parts per million to mass by mass, parts per million by mass by volume, and parts per million volume by, मतलब वही तीनों तरीके से V by V, W by V एंड देख लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट्स पर मिलियन, मास टू वॉल्यूम, वेट टू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम टू वॉल्यूम। तो इस तरीके से आप ppm निकाल सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है, कैलकुलेट द पार्ट्स पर मिलियन बाय मास टू वॉल्यूम फॉर 2 लीटर सॉल्यूशन इन विच 2 into 10 to the power -6 kg सल्फर इज डिसॉल्व। 2 लीटर सॉल्यूशन का मतलब 2000 ml, 2 into 10 to the power 3 ml। मास ऑफ सल्फर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 into 10 to the power -6 kg, तो 2 into 10 to the power -3 ग्राम हम लोग लिख देंगे। पार्ट्स पर मिलियन निकालिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 2 into 10 to the power -3, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट 2 into 10 to the power 3 into 10 to the power 6, 10 to the power -6 into 10 to the power 6 वो आपका 1, 2 by 2 1, as parts per million by mass to volume of a solution will be 1 microgram per milliliter. This is the right answer. With the change, the values of molarity, mole fraction, percentage by mass, parts per million by mass to mass are not changed because these units do not include the term volume, which depends on temperature. While the change in temperature, the molarity, normality, percentage by volume to volume, percentage by mass to volume, formality, parts per million by volume to volume, parts per million mass by volume are changeable because these units include the volume term which depends on temperature. तो बच्चों एक चीज़ याद रखना, जिसमें वॉल्यूम आएगा तुम्हारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, चाहे वो मोलालिटी हो, नॉर्मेलिटी हो, फॉर्मेलिटी हो या ppm का जो टर्म वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। सेकेंड लेक्चर में हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस टर्म्स में जाएंगे और उसमें किस तरीके से ये चैप्टर के जो मेन फार्मूलाज है उसके बारे में सीखें। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ना अच्छा लगे तो कमेंट करें ताकि पता चल सके नेक्स्ट वीडियो में क्या बेहतर देना है।
That's all for today. Thank you very much. Bye bye and take care. Don't forget to like and subscribe.